हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, ग्लैंस एकेडमी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा एक नया इनिशिएटिव चलाया जा रहा है जो पूरी तरीके से आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस आरओ एग्जाम और साथ में अदर पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रीलिम्स के साथ मेंस ओरिएंटेड सीरीज। स्पेशली मैं मेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेंस में आपको आंसर राइटिंग करते समय जो मेंस के पेपर को टैकल करने के लिए जो अप्रोच चाहिए होती है, जो नॉलेज चाहिए होती है, जो पॉइंट वाइज नॉलेज चाहिए होती है, वो सारी चीज इसमें समाहित की गई है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे मेरे मेंस के नोट्स हैं, साथ में जो 2022 और 2023 में कुछ लोग जो सेलेक्ट हुए जो मेरे कांटेक्ट में, उनके भी नोट्स इसमें कंपाइल हैं और स्टैंडर्ड बुक को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में करीब करीब 6 से 7 क्लासेस कर ली हैं और आज ही हमारा उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। आई थिंक ये 7th लेक्चर होगा और इसी के साथ मैं एक और सीरीज को चला रहा हूं जिसमें इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को कवर कर रहा है। इसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अभी ये ज्यादा दिन नहीं हुआ इस सीरीज को शुरू किए हुए, इसलिए इसमें इतने कम सब्जेक्ट की इतने कम लेक्चर हुए, लेकिन एक कंटिन्यूअस 3 से 4 महीने 5 महीने तक की पूरी सीरीज चलेगी जिसमें आपको पूरी कंप्लीट साइंस, कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन सोसाइटी, पेपर यूपी स्पेशल के पेपर 5 और 6, इन सभी चीजों की क्लासेस में प्रोवाइड कराऊंगा और इसके बाद मैं इन सभी चीजों पे मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मॉडल आंसर में लिखने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मेंस के आंसर को लिखना होता है, जिससे आपका एक अप्रोच और नजरिया आपका सही होगा। तो इन्हीं सब चीजों के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ना था ज्वालामुखीता, आज हमें पढ़ना है और ये सारे नोट्स आप देख सकते हो बिल्कुल हैंड रिटन डायग्राम के बेसिस पे, जितने भी जरूरत पड़ने पे डायग्राम होंगे, ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। और इसके लिए आप मेरी क्लासेस को भी देख सकते हो जो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी, वहां बहुत ही अच्छी तरीके से मैं क्लासेस को कवर कर रहा हूं। और इसी में आज हमारा टॉपिक होगा वोल्केनिसिटी अर्थात ज्वालामुखीता। ज्वालामुखीता के बारे में हम पूरी कंप्लीट चीज को यहाँ पे कवर करेंगे कि कैसे ज्वालामुखी बनता है, कहाँ कहाँ पर आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, कैसे हमें बेसाल्टिक देखने को मिलेगा, कैसे हमें ज्वालामुखी पठार पर्वत देखने को मिलेगा, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा, लेक्चर 1 2 3 4 5, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी एक क्रोनोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप पहला लेक्चर ये देख रहे होंगे आज पहली बार, तो ये आपको चीजें हो सकता है ना भी समझ में आए, लेकिन अगर आप पहले सेकंड दूसरे तीसरे इन सभी लेक्चर को देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसे ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। और क्लासेस पूरी तरीके से यूट्यूब पर फ्री है और अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है या फिर आपके डिस्प्ले पर भी एक नंबर मैं लिख रहा हूं, इस पर आप कांटेक्ट करके मतलब मैसेज करके आप वहां से हमारी टीम के माध्यम से कांटेक्ट कर लेंगे और वहां से आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। जिस प्रकार से हमने देखा कि स्थल खंड में कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, कैसे जो है कि घर्षण पर्वत होते हैं, कौन से जो है ब्लॉक पर्वत बनते हैं, कौन से नवीन मूर्धार पर्वत बनते हैं, अपनति अभिनति क्या होती है, अपसारी प्लेट संचलन क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, इन सब की इंपॉर्टेंस के साथ साथ उसमें हमने एक और कॉन्सेप्ट को कवर किया था कि भूकंप आने की क्रिया इसमें कैसे होती है। तो भूकंप आने की क्रिया को भी कवर कर लिया था। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी थी, वोल्केनिसिटी अर्थात ज्वालामुखीता, अर्थात ज्वालामुखी की क्या प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी कैसे बनता है, क्या क्या कंडीशंस होती है, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ये सभी चीजें। तो यहां पर हम टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे, जो वो टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से आप क्या समझते हो। जैसे हमने पढ़ा था भूकंप की प्रक्रिया से आप क्या समझते हो, ये मेंस ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं। तो ज्वालामुखी कैसे बनता है ये आपको बताना है। कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, जैसे आपने लोपोलिथ पढ़ा होगा, लैकोलिथ पढ़ा होगा, बैथोलिथ पढ़ा होगा, डाइक पढ़ा होगा, शीट पढ़ा होगा। ये अलग अलग जो ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं, ये कैसे अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी तैयार होते हैं और कहां कहां पे आपको स्पेशली ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। क्या अभिसारी प्लेट संचलन पे ज्यादा देखने को मिलते हैं जहां पे दो प्लेटें आपस में टकरा जाती है, या फिर अपसारी प्लेट संचलन यानी कि डाइवर्जेंट जिसमें दो प्लेटें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, या फिर आपके जो समानांतर प्लेट संचलन वहां देखने को मिलेगा। और ज्वालामुखी की जो स्थलाकृतियां होती हैं वो बताएंगे और साथ में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बार चैनल पे हो तो लाइक कर देना वीडियो को और साथ में इस प्रकार के इंटरेस्टिंग क्लास के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने जो बात आ रही है कि भाई ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण एक प्रक्रिया होती है। अब अंतर्जात आकस्मिक बल का क्या मतलब होता है, मैंने सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया था कि पृथ्वी अपनी संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, संतुलन की अवस्था क्यों, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने मानवीय क्रियाओं से बहिर्जनित कारण से, बाहरी प्रभाव की वजह से पृथ्वी की बहुत सारी संरचनाओं में परिवर्तन किया, बहुत सारे
सारे प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे में पृथ्वी अपनी स्थिति को पुनः संतुलन में करने के लिए दो प्रकार के बल लगाती है। एक होता है पृथ्वी की आंतरिक परतों से बल लगता है, उसको हम लोग अंतर्जात आकस्मिक बल कहते हैं, और एक होता है बाहरी परतों से बल लगता है जिसमें अनाच्छादन होता है, डेनुडेशन होता है, डिपोजिशन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें विखंडन वगैरह होता है चट्टानों में। तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी होता है वो अंदर से आता है, इसलिए यहाँ पे अंतर्जात आकस्मिक बल लगेगा। और अंदर जब बल लगता है तो जैसे मैंने बताया था अपसारी संचलन होता है, अभिसारी संचलन होता है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे प्लेट का सबडक्शन नीचे होता है, अब जो लोगों ने पहले से क्लास करी होगी वो चीज समझ रहे होंगे कि जितना प्लेट का सबडक्शन नीचे होगा, जितना प्लेट का क्षेपण नीचे होगा, उतना ही वो क्या होगा, नीचे जाके टेम्परेचर उसको ज्यादा मिलेगा क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन हो रहा है। और जितना नीचे क्षेपण होगा किसी प्लेट का, उतना ही पृथ्वी की जब दरारें टूटेंगी तो वहां पे जो प्रेशर था वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और ये एक आदर्श दशा हो जाती है जहां पे टेम्परेचर अधिक प्रेशर कम होता है, वहां पे गर्म गलित पदार्थ के उत्पन्न होने की स्थिति बन जाती है, जिसे हम लोग मैग्मा कह देते हैं। जब यही मैग्मा पृथ्वी के स्थल खंड के बाहर आ जाता है, पर्वत के रूप में, पठार के रूप में, मैदान के रूप में, तो इसे हम लावा कह देते हैं। यानी बाहर आके जब ये ठंडा होता है, टाइट हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो इसे हम लावा कह देते हैं। लेकिन यही पृथ्वी के स्थल खंड के अंदर ही ठंडा हो जाता है, सूख जाता है, तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। और पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए जब लावा पर ज्वालामुखी पदार्थ, लावा प्लस जो ज्वालामुखी पदार्थ, क्योंकि ज्वालामुखी पदार्थ क्या होता है, एक गारा की तरह होता है, स्लैरी की तरह होता है। गारा क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब कहीं पर भी छत ढाली जाती है, यानी जब आपके घरों की जो छत तैयार होती है तो उसमें आप देखोगे गिट्टी होती है, बजरी होती है, सीमेंट होता है, पानी होता है। तो एक इस तरीके से लबाबदार जो है कि मटेरियल तैयार होता है, जो 1-2 घंटे बाद क्या होता है, 4 घंटे बाद ठोस होने लगता है। अर्थात उसमें सीमेंट भी है, पानी भी है, गिट्टी भी है, बालू भी है। तो एक कह सकते हो कि एक लपसपा सा जो पदार्थ होता है, चिपचिपा सा पदार्थ, वो बन जाता है। तो यही जो है कि ज्वालामुखी पदार्थ में भी मिलता है। इसीलिए पूछा जाता है कि ज्वालामुखी पदार्थ के अंतर्गत जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो क्या क्या मिलता है, उसमें गैस भी मिलती है, पानी भी मिलता है, जलवाष्प भी मिलता है, राख भी मिलती है, कोयले की राखें वगैरह जो होती है। तो ये सभी ज्वालामुखी पदार्थ तैयार हो जाते हैं, जिसमें मैग्मा प्लस गर्म गलित पदार्थ की उत्पत्ति होती है। और गर्म गलित पदार्थ तीनों अवस्था में हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। इसलिए जलवाष्प के रूप में द्रव मिलता है, गैस भी मिलती है इसमें, और कई सारे ठोस पदार्थ भी मिलते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर अधिक होता है और प्रेशर कम होता है, अर्थात जल की मात्रा भी यहाँ पर अधिक होने लगती है। भाई जब पृथ्वी के अंदर की आंतरिक परतों में क्षेपण होता है, सबडक्शन होता है, टकराव होता है, तो टेम्परेचर तो बढ़ता जाता है नीचे, लेकिन जैसे ही पृथ्वी की टकराव होने की वजह से दबाव कम हो जाता है, और ऐसे में दबाव कम हो जाता है, टेम्परेचर अधिक हो जाता है, और जल की मात्रा भी, क्योंकि ज्वालामुखी का जो पदार्थ होता है ना वो हल्का चिपचिपा होता है। चिपचिपा होने के लिए उसमें कोई लिक्विड फॉर्म होनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म के रूप में वहां पानी मिलता है, और ऐसे में जो तरल एवं गैसीय पदार्थ मैग्मा की गतिशीलता बताते हैं, जब जिससे सतह पर ज्वालामुखी की संभावना बढ़ जाती है। अब मुझे एक चीज बताना, एक और लाइन अगर इसको कवर कर लो, कि जो मैग्मा का गाढ़ापन होगा ये विस्फोटकता को बताएंगे। मैंने पहले ही आपको चट्टान वाले चैप्टर में जब आग्नेय चट्टान को पढ़ा रहा था, अवसादी चट्टान पढ़ा रहा था, रूपांतरित चट्टान पढ़ा रहा था, कायांतरित चट्टान, तो वहां बताया था कि किस प्रकार से ग्रेनाइट बनेगा, रायोलाइट बनेगा, एंडेसाइट बनेगा, डायराइट बनेगा, ये सभी चीजें, कि कैसे मैग्मा के गाढ़ापन से जो है कि विस्फोट होता है, और मैग्मा अगर तरल पदार्थ है, गाढ़ा कम है, तो बेसाल्टिक चट्टान बन जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी एक पाइप के अंदर से, जमीन के अंदर से अगर मैं कहूं किसी एक लिक्विड और गैस की चीज को फेंका जाएगा, तो वो पूरे मैग्मा को क्या करेगा, बहुत तेज गतिशील प्रदान करेगा, यानी स्पीड को बढ़ा देगा। लेकिन अगर उसी चीज में अगर मैं ठोस को भी मिला दूं, तो ठोस क्या करेगा, ठोस जो है कि एक तो गति को कम करेगा, धीरे धीरे निकलेगा, और साथ में जब वो निकलेगा ना कम जगह में से, तो अचानक से बहुत तेजी से बड़ा सा विस्फोट करके बाहर निकलेगा। अर्थात कि मैग्मा का जो गाढ़ापन है ये विस्फोटकता को बढ़ाता है। और मैग्मा का गाढ़ापन क्यों होता है, जो कि ठोस अवस्था के कारण होता है, या दूसरी भाषा में कहें कि सिलिका की मात्रा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर मैंने बताया था कि जो गर्म गलित पदार्थ होते हैं वो ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैस भी होते हैं। तो भाई द्रव और गैस जो पदार्थ होते हैं वो तरल और गैसीय होते हैं, जो कि मैग्मा की गतिशीलता को बढ़ाते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी ज्वालामुखी निकलने की संभावना होती है। लेकिन जो ठोस होता है वो मैग्मा के गाढ़ेपन को बढ़ाता है, यानी कि जब भी मैग्मा बाहर निकलेगा तो ठोस रूप में निकलेगा और विस्फोटक के रूप में निकलेगा, जिसमें एक पर्वत नुमा जो है कि शिखर का निर्माण करेगा, पठार के नुमा एक शिखर का निर्माण करेगा। तो यहां पर यही बात है कि
ठोस में क्या होता है, अम्लीय मैग्मा ज्यादा होगा, अर्थात सिलिका की मात्रा अधिक होगी, इसीलिए गाढ़ापन भी ज्यादा होता है और इसे हम केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर जो बिगिनर स्टूडेंट होंगे उनको तो ये प्रॉब्लम आ रहा होगा कि सर आप ये क्या चीजें बता रहे हो, लेकिन जो मेरे साथ लगातार पिछले 6 क्लासों से जुड़े हुए हैं, आज जो 7th क्लास कर रहे होंगे, उनको बहुत सारी चीजें अब समझ में आ रही होंगी कि हाँ सर ये अम्लीय मैग्मा क्यों होगा, क्योंकि सिलिका की मात्रा अधिक है। सिलिका की मात्रा आपको क्रस्ट और मेंटल में ज्यादा मिलती है और वहां पर गाढ़ापन ज्यादा देखने को मिलता है। तो गाढ़ा या ठोस होने की वजह से जब पृथ्वी की आंतरिक परतों से बहुत तेजी से ज्वालामुखी बाहर निकलता है तो एक विस्फोट करता हुआ निकलता है और वो तुरंत बाहर आके तुरंत ठंडा हो जाता है, क्या शिखर नुमा तैयार हो जाता है, पिरामिड नुमा तैयार हो जाता है, या जिसका शिखर नुकीला हो जाता है। ठीक है, और ऐसे में 4 कंडीशन बनती है। एक तो ग्रेनाइट, आप देखोगे क्या मिलता है यहाँ पे, ग्रेनाइट भी मिलेगा, रायोलाइट मिलेगा, डायोराइट मिलेगा, एंडेसाइट मिलेगा। इन चट्टानों से निर्मित होते हैं तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करते हैं। शंकु का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से ज्वालामुखी, ये स्थलखंड हो गया जो मैं कर रहा हूं आपको, स्थलखंड हो गया, और यहां से बाहर निकल के आ जाते हैं इस तरीके से कुछ गिरते हुए लिक्विड के फॉर्म में, तो एक शंकु का निर्माण कर देते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है, अर्थात ये गाढ़ेपन के रूप में होते हैं। और जो भी आपको ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं, चाहे वो फ्यूजियामा हो, माउंट किलिमंजारो हो, या फिर आपका ये वाला मिल जाए इक्वाडोर में जो मिल जाता है चिम्बाराजो, ये सभी में आप देखो कि जितने भी ज्वालामुखी पर्वत होंगे उसमें ग्रेनाइट देखने को मिलेगा, रायोलाइट देखने को मिलेगा, डायोराइट देखने को मिलेगा और एंडेसाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये शंकुओं का निर्माण करते हैं और यहाँ पे सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। और जबकि अगर मैं कहूँ क्षारीय मैग्मा क्या होता है, क्षारीय मैग्मा वो होता है जो बेसाल्टिक चट्टान होती है, अर्थात जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। और जब सिलिका की मात्रा कम होगी तो गाढ़ापन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात वो क्षारीय मैग्मा होगा जिसमें गाढ़ापन कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सिलिका की मात्रा कम होगी। तो ये विस्फोट करते हुए नहीं निकलेगी, ये पानी की तरह, जैसे पानी किसी दीवारों से, दरारों से रिस के आ जाता है ना बहते हुए, पता ही नहीं चलता कब पानी आ गया, तो उसी प्रकार से शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, जिसके कारण बेसाल्ट निर्मित संरचना में महासागरीय कटक का निर्माण होता है, या फिर क्रस्ट का, या फिर ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। तो एक चीज समझ में आती है कि मैग्मा कब गाढ़ा होगा, जब मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी। और सिलिका की मात्रा पृथ्वी की आंतरिक परतों में कहां मिलेगी, एक तो क्रस्ट में मिलेगी और दूसरा मेंटल में मिलेगी, जबकि कोर में आपको सिलिका की मात्रा नहीं मिलती है, बल्कि निकेल और फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा मिलती है। तो यहां से ये चीज समझ में आती है कि जितने भी ज्वालामुखी शंकु होते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द 90% के आसपास क्रस्ट या मेंटल से ही तैयार होते हैं, क्योंकि यहीं पर इनका गर्म गलित पदार्थ पिघलता है और इनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए गाढ़े ज्यादा होते हैं। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है कि जो दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि कहा जाता है कि बेसाल्टिक चट्टान से तैयार हुई है, तो क्या क्या प्रश्न बन सकता है, क्या उस बेसाल्ट में सिलिका मिलेगी, मिलेगी लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलेगी, क्योंकि वो शांत दरार प्रकार से निकला है जिसमें सिलिका की मात्रा कम है। दूसरा एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि क्या उसमें गाढ़ापन ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे नहीं, गाढ़ापन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा एक और प्रश्न बन सकता है कि शांत दरार प्रकार से निकली है या फिर विस्फोटक रूप में। तो भाई बेसाल्टिक चट्टान देखोगे तो साउथ इंडिया में पर्वत आपको कम ऊंचाई के देखने को मिलेंगे, जिसे हम पठार भी कह सकते हैं हिमालय की अपेक्षा। तो इसलिए यहां पर बेसाल्टिक चट्टान का मतलब क्या होगा, वो क्षारीय मैग्मा है। तो ये पूरी प्रक्रिया को अगर आप लिखते हो इन शॉर्ट करके 3 से 4 पॉइंट में, ज्वालामुखी प्रक्रिया से आप क्या समझते हो, तो आप ये चीज बता सकते हो कि भाई ज्वालामुखी प्रक्रिया एक पृथ्वी की आंतरिक जो अंतर्जात बल की प्रक्रिया होती है, शानदार प्रकार से भी निकलती है और साथ में विस्फोटक पदार्थ से भी निकलती है, जिसमें टेम्परेचर अधिक और प्रेशर कम होता है, तब ये गर्म गलित पदार्थ बाहर आने लगता है। ये सारी चीजें लिख लोगे। हालांकि जब मैं इसका मॉडल आंसर कराऊंगा तो इन्हीं में से 2-3 पॉइंट को एक सीक्वेंस वाइज जो है कि मैं तैयार करूंगा, जिससे आप चीजों को समझ पाओगे। लेकिन उसके लिए क्लासेस तो जरूरी है ना, जब आप इन क्लासेस को समझे रहोगे तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे। और अगर आपको ये पीडीएफ भी अच्छी लग रही हो तो आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हो, 100 रुपीज से भी कम प्राइस उसके रखे गए हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, डिस्प्ले पे जो मतलब मैसेज नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि ये तो सर समझ में आ गया कि ज्वालामुखी कैसे होता है या ज्वालामुखी से क्या समझते हैं, लेकिन ज्वालामुखी के भी तो कई प्रकार होते हैं ना, तो हम प्रकारों की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वल्केनिसिटी। तो 2 प्रकार के अगर हम देखेंगे,
सबसे पहले हम देखते हैं विस्फोटकता के आधार पे। तो विस्फोटकता के आधार पे अगर हम देखेंगे तो दो प्रकार के हमने विस्फोट पढ़े। एक तो पढ़ा केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें सिलिका की मात्रा क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी, तभी तो विस्फोट करता है। दूसरा होता है शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया, जहां पे आपको सिलिका की मात्रा क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। तो दो प्रकार की विस्फोटकता के आधार पे हो गया। तो एक तो आप टाइप ये बता सकते हो, दूसरा टाइप आप बता सकते हो वितरण के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पे, वितरण के आधार पे, यानी कहां कहां पर प्लेटों का आपस में टकराव हो रहा है, महाद्वीप महाद्वीप के बीच में हो रहा है, या महासागर महासागर के बीच में हो रहा है, या महाद्वीप और महासागर के बीच में टकराव हो रहा है, या फिर दो परतों के बीच में अलगाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो वहां पर भी हो सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया मेरे को समझानी है आपको। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो एक तो आप देखोगे दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। क्या वर्ड मैंने यूज किया, प्लेट सीमांत ज्वालामुखी का मतलब होता है जो प्लेटों के सीमांत पर होता है। जो मैंने आपको महाद्वीपीय प्लेट बताई थी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बताई, साउथ अमेरिकन प्लेट बताई, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट बताई, यूरेशियन प्लेट बताई, अफ्रीकन प्लेट बताई, या फिर प्रशांत महासागरीय प्लेट बताई। तो इन प्लेटों के जो सीमांत पर होता है ज्वालामुखी तैयार, उनको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो अपसारी प्लेट संचलन। अच्छा, अपसारी प्लेट संचलन में याद होगा मैंने पहले ही बताया था कि दो प्लेटें आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। तो जब तनाव होता है यानी कि सरफेस टेंशन होती है, तो ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे जो है कि एक जगह प्राप्त होती है और अंदर का मैग्मा धीरे धीरे शांत दरार प्रकार से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए वो क्षारीय रूप में होता है। तो यहां पर आप देखोगे शांत दरार प्रकार की एक ज्वालामुखीता मिलती है। तो पहला तो एक ये देखने को मिल गया। देखो अभी विस्फोटकता के आधार पे मैंने बता दिया केंद्रीय और शांत दरार, आगे मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन वितरण के आधार पे जो हम प्लेट की सीमांतता पर देखते हैं कि जहां प्लेट खत्म हो रही है, वहां पर एक तो आपको देखने को मिलेगा शांत दरार प्रकार की, क्योंकि ये प्लेटें यहीं तो खत्म हो रही हैं, यहीं से तो निकल रही है ना प्लेटें, तो यहां पर जो होगा वो शांत दरार प्रकार से होगा, पहली चीज। दूसरी एक कंडीशन ये भी है कि वो अभिसारी प्लेट संचलन पर भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, अभिसारी प्लेट संचलन। अब यहां पर अभिसारी प्लेट संचलन का मतलब होता है जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। दो प्लेटें तीन कंडीशन में टकराती हैं। पहली क्या होती है, एक तो महाद्वीप महाद्वीप से टकरा जाए, एक महासागर महासागर से टकरा जाए, तीसरी होती है महाद्वीप महासागर से टकरा जाए। तो हम देखते हैं कि जब भी इसमें टकराएंगी आपस में तो एक सबडक्शन करेगी, एक प्लेट बहुत नीचे जाके क्षेपण करेगी जिसका घनत्व और गति ज्यादा होगी। तो ऐसे में एक तो महासागरीय और महाद्वीपीय की बात कर ले। इमेजिन कर लीजिए कि एक तरफ आपकी जो है कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट है इस तरफ और इस तरफ, और एक आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको रॉकीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन देखने को मिले थे साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में, कैस्केड रेंज देखने को मिली, कोस्ट रेंज देखने को मिली। तो यहीं पर आपको एक वोल्केनो भी देखने को मिलेगा, यानी कि एक श्रृंखला देखने को मिलेगी। जितनी बार प्लेटें आपस में टकराती जाएंगी उनकी एक चैन बनती जाएगी, जिसे हम लोग वोल्केनिक चैन यानी कि ज्वालामुखी श्रृंखला भी कहते हैं। तो हमें ज्वालामुखी श्रृंखला कहाँ देखने को मिल रही है, महाद्वीप और महासागर की टक्कर पे। जैसे प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है और नॉर्थ और साउथ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, यहां पर ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी श्रृंखला का। कहां पर होगा, दिखाता हूं मैं इमेज में। अब जैसे यहां पर आप देखोगे कि ये आपकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई, ये आपकी साउथ अमेरिका प्लेट हो गई, और ये आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई। तो जब ये इधर से फोर्स लगाती है, इस तरफ से गति करती है प्रशांत महासागरीय प्लेट, और अमेरिकन प्लेट इस तरफ से गति करती है, तो ये आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, और यहाँ पे भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी भी तैयार होते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर ज्वालामुखी की पूरी एक चैन देखने को मिलती है, इस तरीके से वोल्केनिक चैन हर जगह पूरे के पूरे इस पश्चिमी बेल्ट में, यानी कॉन्टिनेंट का पश्चिमी बेल्ट हो गया और प्रशांत महासागर का ये पूर्वी बेल्ट हो गया, जहां पर पूरी एक बेल्ट के रूप में आपको पूरा का पूरा वोल्केनिक चेन देखने को मिलता है, ज्वालामुखी श्रृंखला। अब जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, दूसरा अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो एक होता है महासागरीय ज्वालामुखी के तट पे, जैसे प्रशांत महासागर के दोनों तट आपस में जब टकराते हैं, एक यूरेशियन प्लेट वाले तट पे होता है, तो यहाँ पे ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है, जिसमें जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, जो मैंने आपको दिखाया था। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखो पूरे के पूरे प्रभावित क्षेत्र कैसे हैं। प्रभावित क्षेत्र अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो आप देखोगे यहाँ से एक प्लेट आती है नॉर्थ अमेरिकन, यहाँ से एक प्लेट आती है साउथ अमेरिकन, ठीक है, ये हो गई प्लेटें। लेकिन यहाँ से एक लगातार आपको कौन सी प्लेट देखने को मिल रही है, प्रशांत महासागरीय प्लेट देखने को मिल रही है। तो जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर आपको रॉकी माउंटेन देखने को मिलते हैं, ये पूरी की पूरी बेल्ट में। यहाँ पर एंडीज माउंटेन देखने को मिलते हैं साउथ अमेरिका में। लेकिन इन्हीं माउंटेन्स में
ज्वालामुखी प्रक्रिया भी देखने को मिलती है और भूकंप की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। और इसीलिए यहां पर आप देखोगे कुछ मैंने एरो टाइप का बना रखा है त्रिभुज के रूप में, ये सारे के सारा ज्वालामुखी चैन होते हैं, वोल्केनिक चैन, यानी ये पूरी एक चैन के रूप में वोल्केनिक रूप में देखने को मिलते हैं। और यहीं पर आपको वोल्केनिक रेखा भी देखने को मिलती है जिसको वोल्केनिक लाइन भी कहते हैं। दूसरा मैंने बताया कि ज्वालामुखी द्वीप भी तैयार होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखोगे जापान हो गया, यहाँ फिलीपींस हो गया, यहाँ इंडोनेशिया हो गया। तो इस तरीके की ज्वालामुखी द्वीप भी तैयार होते हैं क्योंकि यहाँ पे महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, अर्थात अभिसारी प्लेट का संचलन होता है। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और हम देखना चाहेंगे, ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे कि वितरण के आधार पर प्लेट से दूर हटके, किससे हटके, प्लेट से दूर हटके, मैं जरा जूम कर लेता हूं, क्या लिखा हुआ है कि प्लेट सीमांत से दूर अंतः प्लेट ज्वालामुखीता जिसको हम लोग कहते हैं, जहां पे वोल्केनिक लाइन देखने को मिलती है और वोल्केनिक क्लस्टर देखने को मिलता है। इसका मतलब हो गया अंतः प्लेट ज्वालामुखी का मतलब हो गया कि ये प्लेटों के आपसी जहां पे टक्कर हो रही है वहां पे नहीं, बल्कि प्लेट से दूर हटके देखने को मिलता है, किसी एक प्लेट के अंतर्गत ही देखने को मिलता है आपको। जैसे अब यहाँ पर इमेज अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहां पर आप देखोगे वोल्केनिक लाइन किस पे, महासागरीय प्लेट के पास है, ठीक। यहां पर आप देखोगे ये रहा वोल्केनिक क्लस्टर, अगर आप यहां पर देखोगे तो ये वोल्केनिक क्लस्टर हो गया, एक वोल्केनिक क्लस्टर यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या देखने को मिला है कि ज्वालामुखी के गुच्छे भी यहां पर कई सारे जो है कि ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। अब जरा इस चीज को पूरा डिटेल से समझ लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी पैटर्न जो अभी तक आपने पढ़ा, तो मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से अधिकांश प्रभावित क्षेत्र प्लेट सीमांत से संबंधित है और इसलिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा वर्णन किया जा सकता है। क्यों कर रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा, क्योंकि ये वाला जो पूरा पैटर्न है ये भी प्लेट विवर्तनिकी टेक्टोनिक मूवमेंट से संबंधित है। जैसे जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट होता है वैसे यहाँ पे वोल्केनिक चैन तैयार होता है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी महासागरी वोल्केनिक मूवमेंट हो रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट, तो यह भी देखने को मिला। तो मैक्सिमम आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध किससे प्रभावित हो रहा है, प्लेट सीमांत से संबंधित है और इसलिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा इसका वर्णन किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक पॉइंट के तौर पे बताऊंगा कि किन किन जगहों पर हम प्लेट के टकराव को देखते हैं और कहाँ कहाँ से ज्वालामुखी निकलेगा। पहला हमने संचलन पढ़ा था अपसारी प्लेट। देखो इसको मैंने शुरू में ही कहा था आपसे लेक्चर नंबर 4 के आसपास कि ये वर्ड आपको याद हो जाने चाहिए, अपसारी प्लेट संचलन, अभिसारी प्लेट संचलन, समानांतर, क्योंकि ये बार बार आएंगे, बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी, बार बार इन शब्दों से आपको परिचित कराऊंगा। और अगर ये चीज आप समझ गए तो ज्वालामुखी या जो भी जियोमॉर्फोलॉजी है वो आप आसानी से समझ चुके हैं, ये समझ लो। और मैक्सिमम 1 से 2 क्लास और लगेगा आपकी ज्वालामुखी के साथ साथ जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है, यानी पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो भूकंप हो, सुनामी हो, ज्वालामुखी हो, जो भी चीजें हो वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग तापमान और जलवायु पे आ जाएंगे। टॉपिक पे आते हैं दोबारा। अपसारी प्लेट संचलन कैसा होता है, इस तरीके का ही तो होता है। अगर आप देखोगे, अगर आप इस इमेज में भी देखोगे, अगर इस इमेज में, तो एक प्लेट का डायरेक्शन इधर है और दूसरी प्लेट का डायरेक्शन इधर है। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर देता हूँ। एक प्लेट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, और एक प्लेट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। यानी दोनों प्लेटें आपस में टकराती नहीं है बल्कि तनाव के रूप में भाग रही है एक दूसरे से। तो ये समांतर क्रिया महासागर के नीतल पर भ्रंश घाटी के समीप होती है। जो भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं उनके समीप होती है। और क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तनाव मूलक बल लगता है, तनाव का बल लगता है, भ्रंशन क्रिया होती है यहाँ पे, और जिससे भ्रंश की घाटी की जो चौड़ाई है वो और अधिक बढ़ जाती है। जैसे ही भ्रंश घाटी की चौड़ाई बढ़ती है तभी दुर्बल मंडल में जो दाब होता है, दबाव जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है, जिससे पेरिडोटाइट का आंशिक गलन होना शुरू हो जाता है। और जब पेरिडोटाइट का आंशिक गलन होता है कब, जब ये यहाँ पे आपका मतलब प्रेशर कम हो जाता है, तो क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होने लगती है। कहाँ पर उत्पत्ति होगी इस क्षारीय मैग्मा की, ये महासागर के नीतल पर होगी। तो क्षारीय मैग्मा कहाँ निकलेगा, नीतल पर आता है। नीतल का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर निकलता है। अंदर जो है कि ये मैग्मा पिघलने लगता है और ये क्षारीय है क्योंकि यहाँ पे सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। ये फिर बाहर निकलता है शांत रूप से, दरार प्रकार के रूप में, जिससे बेसाल्टिक चट्टान में निर्मित संरचना में ज्वालामुखी कटक आते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर के कटक, प्रशांत महासागर के कटक, हिंद महासागर के कटक का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ शांत दरार प्रकार से ज्वालामुखी निकलता है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे जाता है। और ये अपसारी प्लेट सीमांत है जहाँ पे शांत प्रकार की ज्वालामुखी होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई। एक मामला और होता है अभिसारी प्लेट संचरण, जिसमें मैंने स्पष्ट बताया है कि अभिसारी प्लेट संचरण का मतलब होता है कि दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। अभी यही चीजें मैंने ऊपर आपको बताई हैं, लेकिन अब यहाँ पर इमेज के माध्यम से मैं चीजों को और आपको जस्टिफाई और क्लियर कर रहा हूं।
तो सामान्यतः इसमें आप देखोगे तीन प्रकार की टकराहट होती है। एक तो होती है महासागर महासागर, एक होती है महाद्वीप महाद्वीप, और एक होती है महासागर महाद्वीप। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये तो हो गई महासागरीय प्लेट और ये हो गई आपकी महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, अब यहां पर देखोगे कि महासागरीय प्लेट का अधिक गहराई तक सबडक्शन होता है। प्रशांत महासागर की प्लेट अधिक हैवी होती है जिसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, तो इसका सबडक्शन यानी इसका क्षेपण जो है कि ज्यादा गहराई तक हो रहा है, नीचे तक, और जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर तो बढ़ता ही बढ़ता है और क्रस्टों का आंशिक गलन यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो मैग्मा की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर मैग्मा की उत्पत्ति होती है, जिससे ये मैग्मा परतों को तोड़ते हुए, आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह की ओर वापस बाहर आने लगता है। और ये जो परतें तोड़ते हुए आ रहा है, ये अम्लीयता के साथ आ रहा है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा पाई जा रही है। अम्लीयता के साथ इसका गाढ़ापन भी अधिक होता है और ये केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया इसे कहलाती है। और इसलिए रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन या फिर आपका कोस्ट रेंज, सियरा नेवादा रेंज, जो भी यहाँ पे रेंज आपको देखने को मिलती है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में, यहाँ पर केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है और यहाँ पे एक ज्वालामुखी श्रृंखला तैयार हो जाती है जो कि पर्वतों के बीच देखने को मिलती है। तो महासागर और महाद्वीप के बीच में एक तो ये पैटर्न होता है जो ज्वालामुखी के बारे में होता है। दूसरा, अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप इसके बारे में, अगर आप यहाँ देखना चाहेंगे कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत पर, यानी महासागरीय है एक तो प्रशांत महासागर और महाद्वीपीय अमेरिकन प्लेट, इनके सीमांत पर मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया से ज्वालामुखी श्रृंखला यानी वोल्केनिक चैन का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में महासागरीय प्लेट पर, ध्यान देना, जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है इसका मतलब हो गया कि ये आपका जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना, इस तरफ घूम के आ गई है और यहां पर भी विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है जिससे ज्वालामुखी द्वीप समूह का निर्माण होता है। जापान का, फिलीपींस का, इंडोनेशिया का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है, कैसे जो है कि इसका मूवमेंट होता है, क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है, तो ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लासेस में बता रखी है। तो बार बार एक ही चीज को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो शायद क्लासेस कंप्लीट ना हो पाए। लेकिन अब यहां पर आप देखोगे कि एक प्रश्न भी आया हुआ है यूपीएससी के अंतर्गत कि हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, यानी कि जो ज्वालामुखी का जो हॉट स्पॉट है इसके बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, और प्लूम के बारे में पूछा गया जिसको मेंटल प्लूम कहते हैं। ये वाला जो दिख रहा है, ये जो पाइप की तरह दिख रही है ना कलरफुल, ये मेंटल प्लूम भी कहलाता है। इसके बारे में भी यूपीएससी मेंस में एक प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अंतः प्लेट ज्वालामुखीता यानी इंट्रा प्लेट वोल्केनिज्म। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपका इंट्रा प्लेट वोल्केनिज्म, यहाँ से यह पता चलता है कि प्लेट की दिशा किस तरफ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेट की दिशा पता चल जाती है इससे। कैसे, मैं अगर आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे लिखा वोल्केनिक लाइन, लाइन का मतलब होता है कि ज्वालामुखी किस रेखा में बनता जा रहा है। जहां पर पहला ज्वालामुखी होगा और उसके आगे बढ़ते हुए ज्वालामुखी ये बताते हैं कि प्लेटें लगातार किस तरफ डायरेक्शन में चल रही हैं, ये भी हमें पता चल जाता है इससे। अब जैसे यहां पर अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ूं कि प्लेट सीमांत से दूर होने वाली अंतः प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध मेंटल के हॉट स्पॉट से होता है, जो मेंटल प्लूम होता है, अर्थात कहने का मतलब हो गया कि जो नीचे से जो एक मेंटल प्लूम जो है कि आता है खंबा नुमा, जहां से ज्वालामुखी बाहर की ओर आता है और बाहर की ओर आके इस तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। तो क्या केवल करोड़ों साल में एक ही ज्वालामुखी हुआ? ऐसा तो नहीं है, हो सकता है उसमें हजारों ज्वालामुखी हो या उसमें 10, 20, 50 हुए हो। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि प्लेट एक ही जगह से ज्वालामुखी निकाल रही है, बार बार अपनी जगह बदल रही है, लोकेशन बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से बात करूं, जैसे अगर देखोगे कि मान लीजिए ये रहा आपका, ये इस तरीके से प्लेट संचलन की दिशा क्या ज्वालामुखी रेखा का निर्माण करेगी, यानी कि वोल्केनिक लाइन का निर्माण करेगी। अब यहां पर आपको समझना है कि ए बी सी डी ई एफ जी, तो आप देखोगे कि एक ही लाइन में बहुत सारे वोल्केनो भी उत्पन्न होते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्लेटों की डायरेक्शन किधर है, मतलब प्लेट की डायरेक्शन किस तरफ है, ये भी इससे पता चल जाता है। और जब ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे पिरामिड हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे मेंटल प्लूम हो जाते हैं जो कि मैनी हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं, बहुत सारे ऐसी जगह होते हैं जहां से बार बार जो है कि ज्वालामुखी निकलता है, तो इनको हम ज्वालामुखी क्लस्टर कहते हैं। अर्थात एक लाइन को अगर कई सारी ऐसी लाइनें देखने मिले तो हम उसे ज्वालामुखी क्लस्टर कह देते हैं। अब होता क्या है असल में, ये एक तप्त स्थल होता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि रेडियो सक्रिय तत्व, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इनके विघटन से टेम्परेचर लगातार
बढ़ता जाता है और मैग्मा की उत्पत्ति होती है, यानी कि तप्त स्थल से, यानी हॉट स्पॉट एक ऐसी जगह होती है जहां से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। और तप्त स्थल से ये संवहन धारा में गर्म गलित पदार्थ का आरोहण, आरोहण का मतलब होता है दोस्तों ऊपर आना, ठीक है, ऊपर की ओर जाना ऊर्ध्वाधर तरीके से, और अवरोहण का मतलब होता है नीचे आना। तो ये गर्म गलित पदार्थों का क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहे हैं। और यहां से एक मेंटल प्लूम का निर्माण होता है। मेंटल प्लूम क्या होता है, असल में एक हॉट स्पॉट होता है, और हॉट स्पॉट से निर्मित जो मेंटल प्लूम होते हैं वो वोल्केनिक लाइन का भी निर्माण करते हैं, और इसके विस्तार के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि संचलन की दिशा का निर्माण किधर हो रहा है। अब जैसे आप देखोगे इसकी अगर मैं बात करूं वोल्केनिक लाइन की, तो पहला यहां, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इससे पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में जो है कि प्लेट मूवमेंट कर रही है। सबसे पहले उसने यहां बनाया, फिर इधर बनाया, फिर इधर बनाया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, अगला यहां बनेगा, अगला यहां, अगला यहां। इस पता चल रहा है कि जो प्लेट की डायरेक्शन है वो किस तरफ से है, ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट है, तो ये इससे पता चल पाता है। और अगर एक से अधिक मेंटल स्पॉट होते हैं, हॉट स्पॉट, तो इनके द्वारा जब जो है कि बहुत सारी ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो उसे हम ज्वालामुखी क्लस्टर कह देते हैं, अर्थात ज्वालामुखी गुच्छा कह देते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये एक से अधिक होते हैं। अब सामान्यतः ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो महासागरीय प्लेट की जो औसत मोटाई होती है वो कम होती है, तप्त स्थल से गर्म गलित पदार्थ का नीतल पर आने की संभावना बढ़ जाती है। अतः अंतः प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया सामान्यतः महासागर के नीतल पर होती है। और यही वजह है कि आप इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो जो आपको वोल्केनिक लाइन या वोल्केनिक क्लस्टर है वो आपको कहीं ना कहीं महासागरीय जोन में देखने को मिल रही है। ठीक है, ज्वालामुखी गुच्छा देख लीजिए आप, ये कहाँ देखने को मिल रही है, या ज्वालामुखी लाइन देखिए, वोल्केनिक लाइन, ये आपको महासागर के अंतर्गत देखने को मिल रही है। जबकि जो वोल्केनिक विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी चैन, ये आपको देखने को मिल रहा है स्थल खंड पे, ये आपको स्थल खंड पे देखने को मिल रहा है। तो ये अंतर हो जाता है। तो हमने क्या समझा कि वोल्केनिक मतलब कि जो क्लस्टर है, वोल्केनिक लाइन है, ज्वालामुखी लाइन, ये सामान्यतः महासागर के नीतल पर होता है। अब यहाँ पर एक अगला स्टेटमेंट हमारा पढ़ना है कि ज्वालामुखी की स्थलाकृतियां कैसी होती हैं। तो भाई ज्वालामुखी हम दो रूप में जानते हैं। एक ज्वालामुखी वो होता है जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में ही मैग्मा ठंडा हो जाता है, जैसे बहुत अधिक प्रेशर नहीं लग पाता, बहुत अधिक तापमान नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से जो गर्म गलित पदार्थ होता है वो अंदर ही ठंडा हो जाता है, अंदर ही जम जाता है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं अभ्यांतरिक ज्वालामुखी। अभ्यांतरिक का मतलब होता है इंग्लिश में इंट्रूसिव, अर्थात जो पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है। और दूसरा होता है बाह्य ज्वालामुखी, जिसको हम लोग एक्सट्रूसिव कहते हैं। तो बाहर आके जमने वाले जो ज्वालामुखी होते हैं वो सामान्यतः जैसे ज्वालामुखी पर्वत हो गए, ज्वालामुखी पठार हो गए, बेसाल्टिक चट्टान हो गए, ज्वालामुखी शंकु हो गए, जो हमें देखने को मिलते हैं जगह जगह पे। हम लोग जो जाते हैं घूमने माउंटेन पे और देखते हैं कि भाई ये तो ज्वालामुखी का पर्वत है, ज्वालामुखी पठार है, तो यानी ये तो हो गया एक्सट्रूसिव। लेकिन कई सारे ऐसी भी ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं जो स्थल खंड के अंदर ही ठंडी हो जा रही हैं। कहां पे हो रही है ठंडी, अंदर ही ठंडी हो जा रही हैं, तो ये चीजें इसको कही जाती हैं। अब हम पहले बाहर को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अंदर की ही बात करें तो दो स्तर पे आपको देखने को मिलती है। एक होती है कॉन्कॉर्डेंट और एक होती है डिस्कॉर्डेंट, अर्थात कि एक होती है अणुस्तरीय, जिसको मैं पेन चेंज कर लेता हूं, एक होती है अणुस्तरीय और एक होती है अननुस्तरीय। क्या कहते हैं, अणुस्तरीय और अननुस्तरीय। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आंतरिक परतें हैं पृथ्वी की, अब उसमें क्या होता है कि कुछ जो ज्वालामुखी पदार्थ होते हैं वो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि वो दो चट्टानों के बीच में ही फंस के ठंडे हो जाते हैं, दो चट्टानों के बीच में ही रुक के ठंडे हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं ज्वालामुखी की आंतरिक संरचना जो इन दो चट्टानों को आपस में तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं, मतलब स्थल खंड से तो बाहर नहीं आ रहे, अगर वो बाहर आ जाते तो फिर वो इसमें काउंट होते, एक्सट्रूसिव में है। तो ये अंतर ही इंट्रूसिव ही है, अभ्यांतरिक रूप में ही है, लेकिन ये पृथ्वी की आंतरिक परतों में भी क्या हो रहा है, विखंडन कर दे रहे हैं, तोड़ के ये अलग अलग दो परतों में विकसित हो रहे हैं। और एक होता है परतों के बीच में ही। तो इसको अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है कि परतों के बीच में जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और एक स्थलाकृति निर्मित होती है तो उसे हम कहते हैं अणुस्तरीय हो गया। लेकिन एक होता है परतों को तोड़ते हुए मैग्मा ठंडा होने से जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं उसको हम अननुस्तरीय कहते हैं। और अभी ये दोनों ही पैटर्न हम कहाँ पढ़ रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक परतों में ही ठंडा होने पे। अब जैसे यहाँ पर अलग अलग पैटर्न की अगर मैं बात करूं जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में ही ठंडे हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे इस पैटर्न की बात करूं जो दो परतों के बीच में ही ठंडे होते हैं, जैसे सील हो गया, शीट हो गया,
फैकोलिथ हो गया, लोकोलिथ हो गया, लैपोलिथ हो गया। ये सभी अनुअस्तरीय स्थलाकृति, यानी कि ये दो परतों के बीच में ही ठंडे हो जा रहे हैं, ये दो परतों को तोड़ नहीं रहे आंतरिक परतों में। लेकिन कुछ ऐसी भी परतें हैं जो दो परतों को तोड़ के तैयार हो जाती है, जैसे डाइक हो गया और बैथोलिथ हो गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है अनुअस्तरीय यानी डिस्कॉर्डेंट के अंतर्गत। तो सबसे अधिक आपको चट्टान कौन सी देखने को मिल रही है आंतरिक परतों में? ऐसी चट्टान दो परतों के बीच में ही जो ठंडी हो जा रही है, शील हो गया, सीट हो गया, फैकोलिथ, लोकोलिथ, लैपोलिथ। और दो ऐसी भी है डाइक और बैथोलिथ जो दो परतों को तोड़ते हुए बाहर निकल रही हैं। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं अभ्यांतरिकी। अब जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे यहां पर थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है इस तरीके की, ठीक है, ये स्थल खंड है पृथ्वी का। क्या है ये दोस्तों? स्थल खंड। मैंने यहाँ पे ये डिजाइन बना दिया ब्लू कलर का। अब इसके अंदर की परतों में, जो पृथ्वी की आंतरिक परतों में अलग अलग आपको संरचना देखने को मिल रही है। जैसे आपने पढ़ा सील और शीट, तो मैं सील बता दूं आपको। तो ये जो आपने पढ़ा, ये देखिए, ये दो परतों के बीच में एक खड़ी लाइन की एक डिजाइन बना दी। मैंने ये जानबूझ के बना दिया डिजाइन, जिससे पता चल जाए कि दो परतों के बीच में ये ठंडी हो गई। तो ये होती है सील, यानी ये सील ज्वालामुखी होता है जिसकी मोटाई सामान्यतः अधिक होती है। दूसरा होता है इसी तरीके से दो परतों के बीच में रहता है, लेकिन वो पतली होती है, छोटी छोटी होती है, पतली पतली। इसको हम कहते हैं सीट, जिसकी मोटाई आपकी क्या होती है? कम हो जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा एक और आता है आपका फैकोलिथ। अब फैकोलिथ की अगर हम बात करें तो फैकोलिथ आप देखोगे कि कुछ आंख के नुमा होती है, लहर या आंखों के समान अपनति या अभिनति में ठंडा होती है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से, देखो ये डिजाइन बन रहा है। मैं यहाँ पे एक कलर को चेंज कर लेता हूँ पेन के, ये रहा रेड कलर में। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये दो परतों, मतलब इन परतों के बीच में ही जो है कि ठंडा हो जा रहा है, इन परतों के बीच में ठंडा हो जा रहा है। यानी एक लहरनुमा है जो आंख की तरह अपनति अभिनति ऊपर उठ रहा है, नीचे उठ रहा है। और यहाँ पे जब मैग्मा ठंडा हो रहा है तो इसको हम फैकोलिथ कह देते हैं। अब यहाँ पर एक और स्थल खंड आता है जिसको हम लोग लोकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोलिथ है। तो लोकोलिथ की बात करेंगे तो ये संरचना क्या होती है? कुछ इस तरीके से गुंबदनुमा होती है। ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझना। इसको हम कहते हैं गुंबदनुमा। ये दो परतों के बीच में ही ठंडी हो गई, अंदर की आंतरिक परतों में भी दो परतों के बीच में ठंडी हो गई, तो इसकी संरचना गुंबदनुमा देखने को मिलती है और इसी को हम लोकोलिथ कहते हैं। लेकिन जब यही संरचना उल्टी होकर देखने को मिलती है तस्तरी नुमा, तस्तरी मतलब जो एक परात टाइप की हो जाती है, जो एक बेसिन टाइप का देखने को मिलता है, और इसमें जब ये ठंडी हो जाती है तस्तरी नुमा स्थलाकृति, तो इसको हम लोग लोपोलिथ कह देते हैं। क्या कहते हैं? लोपोलिथ। अब एक बात मुझे बताओ, ये सारी संरचना आपने कहाँ देखी? पृथ्वी की आंतरिक परतों में ही तो देख रहे हो ना। लेकिन ये आंतरिक परतों में भी दो परतों के अंतर्गत ठंडी हो जा रही हैं। ये दो परतों को भी आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं, तोड़ नहीं रही हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अनुअस्तरीय। क्या कहा जाता है? अनुअस्तरीय। जिसमें आपने क्या देखा? सबसे पहले एक तो सील देखा जिसकी मोटाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक शीट देखा जिसकी मोटाई बहुत कम है, एक फैकोलिथ देखा जिस लहरनुमा है एक तरीके से आंख की, एक आपने लोकोलिथ देखा जो गुंबदनुमा है एक तरीके से, और एक आपने लोपोलिथ देखा जो आपका तस्तरीनुमा है, ठीक है, तस्तरीनुमा। लेकिन ये सारे के सारे ज्वालामुखी इस पृथ्वी की आंतरिक परतों के अंदर ही ठंडे हो गए हैं और दो परतों के बीच में ही ठंडे हो गए। लेकिन अभी हमने डाइक पढ़ा और बैथोलिथ पढ़ा, इसकी बात करें तो ये सामान्यतः दो परतों को भी आपस में तोड़ रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारी परतें हैं, लेकिन आप इस पाइप को अगर देखोगे, जिसे हम लोग डाइक कहते हैं, ये देखोगे इनके बीच में ठंडे तो हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारी परतों को तोड़ते हुए भी तो आए हैं यहाँ तक। क्या इतने एरिया में कोई परत नहीं होगी? बहुत सारी परतें होंगी आंतरिक परतों में, तो इनको तोड़ते हुए ही तो आ रहे हैं ना। लेकिन ये पृथ्वी के स्थल खंड के अंदर ही रह गए, ये बाहर नहीं निकल पाए, और इसी को हम डाइक कह देते हैं, जो स्तंभ रूपी या पाइप रूपी एक नलिका होती है जो कि डाइक होती है। ध्यान देना इस डाइक वर्ड को, क्योंकि डाइक अभी आगे काम आएगा। इसी के ऊपर से ही ज्वालामुखी बाहर निकलता है, ठीक है। दूसरा एक बैथोलिथ की बात करेंगे। बैथोलिथ आंतरिक परतों के अंतर्गत सबसे बड़ी ज्वालामुखी संरचना होती है, क्योंकि इसका ना कोई ओर होता है, ना छोर होता है, कोई डिजाइन नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है। ये एक तरीके से फ्लो करती रहती है, फ्री फ्लो रहता है इसका। आप देखोगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बहुत सारी परतें तोड़ते हुए रूट के रूप में होती है, जड़ के रूप में, और बहुत ही बड़ा विस्तार होता है इसका। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे बड़ी चट्टान यानी सबसे बड़ी ज्वालामुखी संरचना कौन सी होती है, तो बैथोलिथ आपको बताना है। अगर मैं इसके विशेषता के बारे में आपसे चर्चा करूं तो इसका कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है, ना तो ये तस्तरी नुमा है, ना पाइप नुमा है, ना शीट के नुमा है, ना ये गुंबद नुमा है, बल्कि ये फ्री है एकदम से।
अस्पष्ट आधार, कोई आधार ही नहीं है। और ये सभी प्रकार की अभ्यांतरिक यानी इंट्रूसिव ज्वालामुखी स्थलाकृतियों में सर्वाधिक बृहद संरचना जो सामान्यतः ग्रेनाइट चट्टान की निर्मित होती है। अब ग्रेनाइट कैसे बन रहा है, ये डायोराइट कैसे बन रहा है, संगमरमर कैसे बनेगा, ये सारी चीजें जब मैं आग्नेय चट्टान या फिर मैं आपको अवसादी चट्टान पढ़ा रहा था, रूपांतरित चट्टान पढ़ा रहा था, वहां मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सिलिका की मात्रा अधिक होने के साथ भी अगर वो पृथ्वी की आंतरिक परतों में ठंडा होता है तो ग्रेनाइट बनेगा, और अगर वो पृथ्वी की बाहरी परतों में ठंडा होता है तो रायोलाइट, डायोलाइट, ये सब जो बनता है, एंडेसाइट, ये सब चीजें बनती हैं। तो यहां पर आपने देखा बैथोलिथ की विशेषता क्या है कि ये सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, जो आपको बाहर देखने को मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, उस चट्टान को हम उस चट्टान को कह देते हैं बाह्य ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, या जिसे इन शॉर्ट कहते हैं एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ऐसे भी कई जगह आपको ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, जैसे दक्षिण भारत में आप देखोगे बेसाल्टिक चट्टान है, तो बेसाल्ट जो बना है वो किससे बना, वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई होगी, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया। बहुत सारे ऐसे पर्वत आपने पढ़े होंगे जो ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सभी संरचना जो हमें देखने को मिलती है लेकिन पृथ्वी की बाहरी परतों में देखने को मिलती है, तो इसे हम बाह्य ज्वालामुखी स्थलाकृतियां कहते हैं। अब यहां पर दो प्रकार की संरचना फिर से रिवीजन होगा। जैसे अगर केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया से किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होगा। क्यों विस्फोट हो रहा है, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है, इसलिए ये ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। और ज्वालामुखी शंकु की ऊंचाई एवं ढाल क्या होती है, तीव्रता होती है, ये किस पे निर्भर करेगा, मैग्मा के गाढ़ापन में। जितना मैग्मा गाढ़ा होगा, और गाढ़ा कब होगा, जब उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, वो उतना ही तीव्र जो है कि शंकु का निर्माण करेगा। और जितना शंकु खड़ा होगा ना, उतनी ही उसकी ढाल बहुत तेज होगी, यानी ऊपर से कोई भी वस्तु फेंकोगे फटाफट नीचे आके गिर जाएगी। और शंकु की जो ऊंचाई होगी, जो ढाल की तीव्रता होगी, ये लावा और ज्वालामुखी पदार्थ के अनुपात पर भी निर्भर करेगा कि कितने मात्रा में होगी। अब यहाँ पे ज्वालामुखी पदार्थ एक तरीके से ठोस पदार्थ होता है, और लावा कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे बालू, सीमेंट, गिट्टी, बजरी और आपका जो पानी होता है, ये आपस में टेक्सचर बनाता है, गाढ़ापन का टेक्सचर बना देता है। इस तरीके से ज्वालामुखी में भी ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अभी तक आपने जो अभी आंतरिक परतों में ज्वालामुखी के स्वरूप देखे, जिसमें फैकोलिथ देखा, बैथोलिथ देखा, लोपोलिथ देखा, और आपने डाइक देखा, ये सभी संरचना देखी। इसी तरीके से अब आप जो है कि बाहर की संरचना भी देखोगे, ज्वालामुखी के प्रकार किस प्रकार के होते हैं। तो एक ज्वालामुखी आपने सुना होगा सिंडर शंकु, क्या कहते हैं उसे हम, सिंडर शंकु। अब ये जो जितने भी वर्ड आप सुनते हो ना, लेकिन आपको किसी एक जगह बुक में नहीं मिलते हैं, किसी एक जगह प्रॉपर सारी चीजें सिस्टमेटिक नहीं मिलती है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं सिंडर शंकु। सिंडर शंकु का क्या मतलब होता है, जरा अगर मैं इसमें बात करूं कि सिंडर शंकु किसे कहते हैं, ज्वालामुखी राख से निर्मित शंकु को हम सिंडर शंकु कह देते हैं। जो ज्वालामुखी की जो राख होती है, इससे निर्मित होने वाले शंकु को हम सिंडर शंकु कहते हैं। और जिसकी ऊंचाई सबसे कम होती है, ध्यान देना, और ढाल इसका मंद है। जब इसकी ऊंचाई बहुत कम है तो इसका ढाल भी मंद होगा, क्योंकि इसमें लावा का पदार्थ और ज्वालामुखी पदार्थ में लावा कम था, ज्वालामुखी पदार्थ ज्यादा था। यानी ठोस पदार्थ तो था लेकिन चिपचिपा पदार्थ नहीं था, जो इसके टेक्सचर को मोटाई प्रदान करता है। इसलिए आप देखोगे कि इसमें ज्वालामुखी पदार्थ तो देखने को मिलता है लेकिन लावा कम देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम सिंडर शंकु भी कह देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका कंपोजिट शंकु या परतदार शंकु। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका। क्यों? क्योंकि केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित होता है। इसमें लावा और ज्वालामुखी पदार्थ का निष्कासन लगभग समान अनुपात में होता है। अगर मान के चलिए कि 50% के आसपास लावा निकल रहा है तो 50% के आसपास ही ज्वालामुखी के लिए ठोस पदार्थ भी निकलेगा। अब यहां पर जब समान अनुपात से निकलते हैं तो परतों में इसका डिपोजिशन होता है, यानी कि परत दर ऐसे ऐसे डिपोजिशन होता है, और जिससे परत दर एक शंकुओं का निर्माण हो जाता है। इसको हम लोग कंपोजिट शंकु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लावा ज्वालामुखी पदार्थ को संगठित करने का कार्य करता है और सभी प्रकार के शंकुओं में सबसे ऊंचा माना जाता है। और इसके शंकु के आधार पे एक छिद्र होता है जिसको हम वेंट कहते हैं, जहां से लावा एवं ज्वालामुखी पदार्थ बाहर आते हैं। जैसे इसका उद्गार होता है, और ज्वालामुखी जो नलिका होती है ये वेंट को ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष से जोड़ता है, और यहीं पर आपको क्रेटर झील का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और इस ज्वालामुखी शंकु पर निर्मित एक गर्त रूपी जो बेसिन होता है, इसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। और जब यही क्रेटर गर्त रूपी बेसिन विस्तृत रूप हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसको हम कॉल्डेरा कह देते हैं, जो कि पानी भरने से कॉल्डेरा लेक भी इससे निर्मित हो जाती है। अब यहाँ पर आपको दो डिजाइन देखने को मिलेगी, एक क्रॉस होगी, एक लाइनिंग होगी। क्रॉस वाले को आप मान के चलिए कि ज्वालामुखी पदार्थ
पदार्थ है और लाइनिंग वाले को आप मान के चलिए लावा है। तो आप देखोगे कि लगभग दोनों का स्ट्रक्चर जो है कि सेम है, मतलब दोनों की मात्रा लगभग बराबर है, 50-50% के आसपास मान लो। और जब ये एक बड़े स्तर का जो है कि निर्माण करती है तो यहां से ये तो हो गया स्थल खंड, ध्यान देना ये स्थल खंड हो गया इसके नीचे, और यहीं पर एक वेंट देखने को मिलता है, एक छोटा सा पाइप की तरह छेद देखने को मिलता है, ज्वालामुखी क्षेत्र, जहां से ज्वालामुखी बाहर निकलता है और इसके शीर्ष पर एक क्रेटर का निर्माण हो जाता है। ये तो ज्वालामुखी नलिका हो गई जहां से ज्वालामुखी आ रहा है। अब ज्वालामुखी आता रहता है और ये बाहर की ओर गिरता रहता है, ऐसे करके परत दर परत क्या कर रहा है, ये बाहर की ओर गिरता जा रहा है ऐसे परतों के रूप में, इसीलिए इसको परतदार शंकु भी कह देते हैं। लेकिन इसी पाइप के शीर्ष पर एक क्रेटर का निर्माण होता है और इस क्रेटर में गर्त रूपी बेसिन के तौर पे पानी भर जाता है, तो इसको हम कॉल्डेरा भी कह देते हैं, कॉल्डेरा लेक कह देते हैं। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे परपोषित शंकु। परपोषित शंकु का मतलब होता है जो कंपोजिट शंकु पे ही निर्भर करते हैं, जो कि कंपोजिट शंकु की मुख्य नलिका में खिंचाव या तनाव के कारण होते हैं। कई उपनलिका इसमें निर्माण हो जाती हैं, उपनलिकाओं से होने वाले ज्वालामुखी प्रक्रिया के निर्मित को परपोषित शंकु कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे यहाँ पर ये आपका परत दर परत जो है कि गिर रहा है तो यहाँ पर भी खिंचाव होता है, तो इस पॉइंट पे जो बनते हैं ना इन्हें हम परपोषित शंकु कह देते हैं। फिर एक नेक्स्ट आता है आपका प्लग डोम। प्लग डोम क्यूमुलोडोम होते हैं जिसको हम अम्लीय शंकु कहते हैं, जो कि सतह से बाहर अगर ठंडे होते हैं तो आपका प्लग डोम कहलाते हैं। लेकिन अगर यही चीज सतह के अंदर ठंडी हो जाती है तो इसे हम डाइक कह देते हैं। तो मैंने अभी आपको डाइक के बारे में बताया, अभी आपको बताया था ना कि जो सतह के अंदर ही कई परतों को तोड़ते हुए जो है कि परतों के अंदर ही ठंडा हो जाता है स्थलखंड के अंदर, तो उसे डाइक कहते हैं। लेकिन वही अगर पाइप बाहर आ जाती है बिल्कुल सेम टू सेम उसी पाइप के स्ट्रक्चर में, तो उसे हम प्लग डोम कह देते हैं। और ऐसी एक क्यूमुलोडोम होता है जो गुंबद के रूप में बाहर आके ठंडा हो जाता है, इस तरीके से संरचना आप देखोगे इस तरीके से, तो आप देखोगे कि इसको हम क्यूमुलोडोम कहते हैं। और एक होता है थोलाइड। क्या होता है? थोलाइड। अब यहाँ पर थोलाइड की बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसके ऊपर पे जो क्रेटर बनता है ना, इसी क्रेटर के पास क्यूमुलोडोम के शीर्ष पर ही जो निर्मित होता है शंकु, क्यूमुलोडोम के शीर्ष पे यहाँ पे, तो इसे ही हम थोलाइड कह देते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैंने जो आपको बताया ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी के बारे में था, किस तरीके से ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी चैन क्या होती है, वोल्केनिक चैन क्या होती है, इरप्शन क्या होता है, ये सारा का सारा पॉइंट मैंने आपको आज डिस्कस कर दिया। और कल हमारी इस पे एक लास्ट लेक्चर होगा जो कि जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र के ऊपर, और जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में, आप पर्वत के बारे में पढ़ोगे कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, उस प्रक्रिया को जैसे इंग्लिश में हम ओरोगेनिक कहते हैं, लेकिन पर्वत किसे कहते हैं, क्या उसके प्रकार होते हैं, निर्माण कैसे होता है, और उसके लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहाँ तक काम करती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद फिर हम उसके बाद एक सुनामी जैसे लास्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे यहाँ पे, क्योंकि सुनामी भी पृथ्वी की आंतरिक परतों से जो बल लगता है जिसको भूकंप के रूप में, और ये महासागर की प्लेटों में जब भूकंप आता है तो उसी को पानी की लहरें जब तटों के समीप आ जाती है, स्पेशली जापान वगैरह बहुत इससे प्रभावित रहते हैं, तो जापानी शब्द के रूप में ये सुनामी वर्ड यूज होता है। तो ये सुनामी को कवर करते हुए हम लोग एक जियोमॉर्फोलॉजी कार्यक्रम पढ़ लेंगे और उसके बाद महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ लेंगे, विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर का होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा वायुमंडल, मौसम और जलवायु, अर्थात जलवायु विज्ञान, जिसमें हम तापमान की बात करेंगे, सूर्य की बात करेंगे, अक्षांशीय रेखाओं की बात करेंगे, किस प्रकार से किस जगह पे अक्षांश पे गर्मी कैसे बढ़ेगी, तापमान कैसे ठंडा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कल तो आपका जियोमॉर्फोलॉजी के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अगर हो सका टाइम लगेगा तो हम कल ही जियोमॉर्फोलॉजी के साथ क्लाइमेटोलॉजी को भी शुरू कर देंगे, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी जो स्पेशली वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। 3 कैटेगरी कौन सी होती है? एक होता है दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी होता है, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं। उसके बाद एक संरचना होती है क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जो आपकी क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर होता है, यानी जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा होता है ओशिनोग्राफी, यानी ओशिनोग्राफी का मतलब समुद्र विज्ञान पढ़ते हैं। तो भूगर्भ शास्त्र, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान। तो हमारा कल ये जियोमॉर्फोलॉजी सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में सारी संरचना कवर की, कैसे निर्माण होता है, कैसे ज्वालामुखी आएगा, कैसे पर्वत बनेंगे, कैसे भूकंप आएगा, कैसे सुनामी आएगी, क्या टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, कैसे उसमें बल लगते हैं, ये सारी चीजों को हमने, कैसे आग्नेय चट्टान बनेंगे, सब कवर कर लिया है पिछले 6-7 लेक्चरों में। और फिर उसके बाद हमारा क्लाइमेटोलॉजी होगा, फिर ओशिनोग्राफी, और उसके बाद आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें मैं इंडियन ज्योग्राफी के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए चलूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, चैनल पे पहली बार तो फॉलो कर लेना, और साथ में इसकी पीडीएफ को भी आप परचेस कर सकते हो, दिए गए नंबर पे आप मैसेज करोगे, वहां पर आपको पूरी कंप्लीट डिटेल जो है कि हमारे स्टाफ के द्वारा दे दी जाएगी, टीम मेंबर के द्वारा, जहां से आप उसको फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।